अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इक्विटी एंड इंट्रोडक्टरी स्टडी रिगार्डिंग इक्विटी। के इक्विटी होती क्या है, इक्विटी किस चीज़ से डील करती है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है। मतलब इक्विटी के बारे में आज सारा कुछ हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इक्विटी रेफर करती है फेयरनेस और जस्टिस के साथ। ये इक्वालिटी से हटके कंसेप्ट है। इक्वालिटी तो होती है बराबरी, लेकिन इक्विटी होती है जो जितना हकदार हो किसी भी चीज़ का उसको वो चीज़ मुहैया करना। जैसे कि अगर दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है, तो इक्विटी के अंदर अगर एक बंदे का शेयर ज़्यादा था और उसका 2.5 लाख प्रॉफिट बनता है और एक का शेयर कम था, उसका 1.5 लाख प्रॉफिट बनता है, तो उनको उसी तरह ही डिवाइड कर दिया जाता है। एक को 2.5 दे दिया जाता है, एक को 1.5 दे दिया जाता है। लेकिन इक्वालिटी के अंदर वो ये चीज़ नहीं मद्देनजर रखते कि कौन कितना हकदार है, वो उसको बराबर तकसीम कर देते हैं। जैसे 2 लाख एक को दे दिया और 2 लाख दूसरे को दे दिया। नेक्स्ट इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन, ये जो लफ्ज़ है इक्विटी का, ये लैटिन के वर्ड एक्वस से निकला है। इसको पहले फ्रेंच के अंदर डिराइव किया गया, जो लैटिन का वर्ड था इक्वाइट, वहां से, और फिर इसने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर परवान पकड़ी 1300 सदी में। और इसका मतलब है इवन, फेयरनेस, इक्वल और फेयर। ये सारे इसके मतलब इक्विटी के पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्विटी के जो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है जो अलाउ करे फेयर जजमेंट को, जो हालात हैं उसके मुताबिक, जहाँ पे जो मौजूदा कवानीन है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो। मतलब कि अगर हम इसको मेडिवल इंग्लैंड के ड्यूरेशन में देखें तो वहाँ पे जो कॉमन लॉ का सिस्टम था वो रिजिड था, वो लोगों को इंसाफ सही तरह मुहैया नहीं था कर रहे। तो जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, कॉमन लॉ था, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो एक नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट ड्राइव किया गया जिसने लोगों को दुरुस्त इंसाफ मुहैया करना शुरू किया। जिस बंदे की जो रिक्वायरमेंट थी कानून के मुताबिक उसको वो मुहैया की जाती थी इक्विटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी एक मजमुआ है कुछ असूलों का, कुछ जवाबित का, और ये जो असूल जवाबित हैं ये कुछ जनरल रूल्स हैं लॉ के। इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है जो इंग्लिश लीगल सिस्टम था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना किया जाता था, कुछ उसमें कमियां खामियां थी जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं था मिल पा रहा। तो मुआशरे को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए एक इक्विटी का जो लीगल सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसके अकॉर्डिंग जो बंदा जिस चीज़ का हकदार होता था वो उसको मुहैया की जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विटी इनटू लीगल सिस्टम। इक्विटी लॉ जो है ये मेडिवल इंग्लैंड से बुनियाद पकड़ता है। किंग रिचर्ड लाइनहार्ट और किंग जॉन जो है वो 12वीं सदी के इख्तिताम और 13वीं सदी के शुरुआत में इस चीज़ का आगाज़ करते हैं। कॉमन लॉ वहाँ पे डोमिनेंट लीगल सिस्टम हुआ करता था, लेकिन उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं वो मौजूद नहीं थी। वो एक रिजिड लॉ था जिसकी वजह से जो लिटिगेंट्स होते थे उनको वो इंसाफ नहीं मिल पाता था जिसकी वो तवक्को रख के आते थे, जो उनको रिक्वायर होता था। तो फर्दर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने किंग के पास एप्लीकेशन सबमिट करनी शुरू की कि किंग जो है वो फाइनल एक सोर्स है जस्टिस का। तो किंग उनके मैटर्स को डील करते हुए उनको इक्विटी के अकॉर्डिंग इंसाफ मुहैया करता था। मतलब जो जिस बंदे का हक था उसको वो प्रोवाइड किया जाता था, और इसके अंदर पूरी तरह से फेयरनेस जो थी वो शामिल होती थी। नेक्स्ट आ जाएंगे रूट्स ऑफ इक्विटी। इसमें फर्स्ट है इक्विटेबल डिसीजंस। इक्विटी बेसिकली उन कवानीन की तरफ इशारा करती है जो जैसे सिमिलरली जो अदालत फैसला सुनाती है, जजमेंट करती है, उनके अंदर जैसे असूल कायम किए जाते हैं, ये भी उन्हीं की तरह का एक लीगल सिस्टम है। और इसके अंदर जो सारा इंसाफ है, जो जजमेंट है, वो इक्विटेबल डिसीजंस के गिर्द रिवॉल्व करती है, उसके गिर्द घूमती है। नेक्स्ट है इक्विटी स्टेम फ्रॉम द जुडिशल एंड लीगल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। के इक्विटी ने जो अपनी जड़ें कायम की वो जुडिशल और लीगल हिस्ट्री इंग्लैंड से कायम की। ये जो तरीक़ेकार और जवाबित थे इंसाफ के, इन्होंने मुख्तलिफ लीगल सिस्टम के अंदर ग्रोथ पकड़ी, लेकिन इसका आगाज़ जो है वो लॉ ऑफ इंग्लैंड से ही हुआ। इसकी रूट्स, इसकी जड़ें लॉ ऑफ इंग्लैंड में ही मौजूद हैं, और इसने आगे परवान जो चढ़ी ये यूएसए के अंदर भी गया, और जो बाकी इंग्लिश कॉलोनीज थी उसके अंदर भी इक्विटी शामिल हुई। नेक्स्ट है रेफर्स टू जजमेंट
कि इक्विटी जो है वो इशारा करती है जजमेंट्स की तरफ जो फेयरनेस इन जस्टिस के होते हैं, मतलब जो इंसाफ के साथ मुहैया किए जाते हैं, और इसका जो ग्रोथ है वो नेचुरल लॉ से हुई है। नेक्स्ट है इंग्लिश लीगल ट्रेडिशंस कि इक्विटी जो है ये कोर्ट ऑफ चांसरी से आई है। मोनार्क जो होते थे उस वक़्त के, उन्होंने आगे अपने चांसलर्स रखे होते थे जो लोगों के मामलात को सुनते थे और उनके ऊपर फैसला करते थे। इसी वजह से उनकी अदालतों को कोर्ट ऑफ चांसरी का नाम दिया गया। बेसिकली जो कॉमन लॉ के डिसीजंस थे वो ठीक नहीं थे, वो लोगों को इंसाफ नहीं थे मुहैया कर पा रहे। तो जो इंग्लिश सिटीजन्स थे उन्होंने अपील करना शुरू कर दी कॉमन लॉ डिसीजंस के ऊपर मोनार्क को, और मोनार्क जो था वो एक फाइनल आर्बिट्रेटर है जस्टिस का। लोग यही समझते हैं कि यहाँ से हमें ठीक इंसाफ मिलेगा, यहाँ से हमें फाइनल इंसाफ मिलेगा। तो किंग ने अपना कोई चांसलर अपॉइंट किया था जो उसके बिहाफ पे ये काम करता था सारा। नेक्स्ट है इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द कॉमन लॉ एंड इक्विटी के शुरू में ये कॉमन लॉ और इक्विटी ये दो अलग अलग लीगल सिस्टम्स के तौर पे परवान चढ़ने लगे। एक तरफ जो कॉमन लॉ था वो रिजिड था, दूसरी तरफ जो इक्विटी थी वो फ्लेक्सिबल थी। इसी वजह से जो तमाम इंसाफ फेयरनेस के ऊपर थे वो इक्विटी से मुहैया किए जाते थे, और जो कॉमन लॉ था वहाँ से लोगों को ठीक इंसाफ नहीं था मिल पा रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमन लॉ के अंदर वो जूरी सुनती थी और जो जज होता था वो आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करता था, और वो फैसले के अंदर सज़ा ही सुनाता था। अगर सज़ा उस वक़्त दुरुस्त इंसाफ नहीं भी होता था प्लेंटिफ के लिए, मतलब प्लेंटिफ की रिक्वायरमेंट डिफेंडेंट को सजा दिलवानी नहीं बल्कि उससे डैमेजेस लेने या कोई और चीज क्लेम करनी, तो वो उस वक़्त मुहैया नहीं थी कर पाती कॉमन लॉ की तरफ से, और वहां पे सिर्फ सजा सुनाई जाती थी डिफेंडेंट को। नेक्स्ट है इक्विटी एंड जजमेंट। इक्विटी बेसिकली वो फैसले सुनाती थी जिसके जजमेंट के अंदर किसी भी बंदे को रोक दिया जाता था किसी अमल से, या फिर उसको किसी अमल को करने का कह दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल देख लेते हैं कि अगर एक बंदा किसी दूसरे का कंप्यूटर चोरी करता है तो कॉमन लॉ ये कहती थी कि तुम उसकी मालियत, कंप्यूटर की जो भी मालियत बनती है वो प्लेंटिफ को दे दो, लेकिन प्लेंटिफ ये चाहता था कि उसका कंप्यूटर उसको वापस कर दिया जाए। ये उसके लिए इक्विटेबल रिलीफ है क्योंकि उसके अंदर उसका सारा डाटा सारा कुछ मौजूद है जो उसके लिए डैमेजेस से ज़्यादा अहमियत रखता है, पैसों से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इक्विटी कहती है कि उसका कंप्यूटर वापस कर दिया जाए, जबकि जो कॉमन लॉ है वो कहता था कि उसके बदले में पैसे दे दिए जाएं। नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ इक्विटी। इक्विटी खुद कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ कुछ अखलाकियात के असूल हैं जिसकी बुनियाद पे जो कानून की हार्डनेस, रिगरस और शार्प एजेस हैं उनको स्मूथ किया जाता है ताकि जो बंदा इंसाफ लेने आया है उसको फेयर जस्टिस मुहैया किया जा सके, ना कि उसको कोई रिजिड फैसला सुनाया जाए जो उसकी फेवर का ही ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है रिजिडिटी ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं थी। तमाम जो लिटिगेंट्स थे उनके पोटेंशियल राइट्स को अब्यूज़ किया जा रहा था, तमाम जो असूल थे उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था कॉमन लॉ कोर्ट की तरफ से। इसी वजह से इक्विटी कोर्ट परवान चढ़ी और उन्होंने तमाम जो असूल हैं मोरालिटी के उनको मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने शुरू किए, और ये एक अलग से लीगल सिस्टम के तौर पे जाना जाने लगा। नेक्स्ट हेडिंग है इक्विटी कम टू फुलफिल द लॉ नॉट टू डिस्ट्रॉय इट। कि इक्विटी कॉमन लॉ की तरह एक आज़ाद लीगल सिस्टम नहीं है, ये अलग से खड़ी नहीं हो सकती। इसको तो सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि जो कॉमन लॉ की खामियां हैं, जो उसमें कमियां हैं, उसको पूरा किया जा सके। कॉमन लॉ जो है वो कॉन्शियंस को नहीं अंडरस्टैंड करता, उसको नहीं तस्लीम करता, जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के उनको तस्लीम नहीं करता। तो इक्विटी इसलिए आई ताकि वो कॉन्शियंस को, ज़मीर को भी मद्देनज़र रखे और जो नेचुरल जस्टिस के असूल हैं उनको भी मद्देनज़र रखें, और हर केस के हवाले से जो कॉमन लॉ के अंदर कुछ गैप्स पाए जाते थे उनको फुलफिल किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि इक्विटी जो है वो लॉ को, कॉमन लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं करती, उसको फुलफिल करती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टार्ट ऑफ इक्विटी कोर्ट। कि 14वीं सदी के दौरान जो इक्विटी लॉ है उसने परवान चढ़ना शुरू की एक अलग लीगल सिस्टम के तौर पे इंग्लैंड के अंदर। इसी वजह से एक चांसरी कोर्ट भी बनाए गए
इंग्लैंड के अंदर, जिन्हें कोर्ट ऑफ चांसरी का नाम दिया गया। चांसरी कोर्ट का काम ये था कि वो किसी भी मामले को जो उनके पास आता है उसको इक्विटेबली हैंडल करें, और उनको ये काम दिया गया कि उन्होंने जो रेमेडीज बनानी है, इक्विटेबल कोर्ट्स ने जो रेमेडीज बनानी है वो फेयरनेस और कॉन्शियंस के असूलों पे हो, मतलब जो बंदा जिसका हकदार हो उसको वो मिले, और जो ज़मीर के असूल हैं उनके अकॉर्डिंग रेमेडीज बनाई जाएं। और उसके अलावा जो चांसरी कोर्ट्स हैं उनको ये कहा गया कि उन्होंने तमाम जो मैटर्स हैं जो भी उनके पास आते हैं प्लेंटिव्स अपनी शिकायत लेके, उन मैटर्स को इक्विटेबली तौर पे हैंडल करना है और वो रेमेडीज बनानी है जो फेयरनेस और कॉन्शियंस के असूलों के मुताबिक हों। 3 कोर्ट्स इक्विटेबली तौर पे काम कर रही थी। पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थी, चांसरी कोर्ट ऑफ लैनचेस्टर एंड दोरहा, और तीसरी काउंटी कोर्ट थी। नेक्स्ट है पिटिशन बिफोर लॉर्ड चांसलर, के लॉर्ड चांसलर के पास पिटिशन लाने की वजह क्यों बनी। 13वीं सदी के दौरान जो कुछ मौजूदा रिट मौजूद थी, जिसे हम प्रेसिडेंट कह सकते हैं कॉमन लॉ के अंदर, अगर उसके अंदर भी कोई केस फॉल कर रहा होता था किसी नए आने वाले प्लेंटिफ का, तो फिर भी कॉमन लॉ जो है वो उसी तरह ही चीज़ों की डिमांड करता था जैसे वो पहले से मौजूद ना हो। जैसे कि अगर कोई डेट या डिबेंचर का केस उसके पास आता था तो डिफेंडेंट अगर उसे डिनाई करता था तो उसको ये कहा जाता था कि ठीक है जाओ और सबसे पहले जो है अपना ओथ लेकर आओ, खुद आके कसम खाओ, और फिर 11 लोग अपने हमसाए नेबरहुड में से लेकर आओ जो आके तुम्हारी कसम के ऊपर कसम खाएं कि ये बंदा सच्चा है। और उसके अलावा कुछ और भी अननेसेसरी इंट्रासिटीज पाई जाती थी प्लीडिंग्स के अंदर। उसमें यह भी था कि अगर प्लीडिंग्स ड्राफ्ट एक्सपर्ट ने की है और वो ठीक है तो फिर तो ओके, लेकिन अगर वो प्लीडिंग गलत ड्राफ्ट हो गई है तो प्लेंटिफ अपना हक ही खो बैठता था। नेक्स्ट हेडिंग है इक्विटेबल रेमेडीज एंड प्रिंसिपल्स। इक्विटी लॉ ने मुतारिफ करवाए बहुत सारी रेमेडीज जो बुनियाद रखती थी जस्टिस के ऊपर, जो कॉमन लॉ रेमेडीज प्रोवाइड नहीं था कर पाता। कॉमन लॉ की जो रेमेडीज थी वो इनएडिक्वेट थी, वो ठीक नहीं थी। इन रेमेडीज़ में जो इक्विटी ने मुतारिफ करवाई उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शामिल है, इंजंक्शन शामिल है, रेसियन है। उसके अलावा जो इक्विटी है वो गाइड करती है उन असूलों को जैसे फेयरनेस हो, गुड फेथ हो, कॉन्शियंस हो, और ये मोर फ्लेक्सिबल है और ये इसके अंदर इक्विटेबल सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, कि जहाँ पे डैमेजेस कॉमन लॉ की तरफ से दिए जाते थे वो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे वो इनएडिक्वेट समझे जाते थे। जैसे हमने पीछे कोई एक एग्जांपल पढ़ी कंप्यूटर की, कि वहाँ पे बंदे को कंप्यूटर वापस करना चाहिए लेकिन कॉमन लॉ कहती थी कि उसके बदले में उसको पैसे दे दो। तो इसी तरह ही डैमेजेस सम टाइम इनएडिक्वेट होते थे, तो कॉमन लॉ जो था वो इनएडिक्वेट रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा था, जबकि इक्विटी उसकी जगह इंजंक्शंस प्रोवाइड करती थी। इंजंक्शन मतलब वो यही कहती थी कि इस बंदे का कंप्यूटर जो है वो उसको वापस किया जाए। अब इंजंक्शन बेसिकली होते क्या है? इंजंक्शन कहते हैं किसी भी काम के रुक जाने से या फिर किसी काम को मुसलसल करने से, इसमें हुक्म दिया जाता है अदालत की तरफ से। तो ये जो हमने मिसाल देखी कंप्यूटर वाली, इसके अंदर उसने चोरी करके कंप्यूटर गलत अमल किया था, तो अदालत ने, जो इक्विटेबल कोर्ट्स हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि तुमने जो गलत अमल किया है चोरी का उसको रोको और उसका कंप्यूटर उसको वापस करो। नेक्स्ट हेडिंग है कन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस बिटवीन इक्विटी एंड कॉमन लॉ, के इक्विटी लॉ जो है वो प्रोमिनेंस हासिल कर रहा था, वो परवान चढ़ रहा था, अपना एक अलग लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहा था। इसी वजह से उसकी कुछ टेंशंस क्रिएट हो रही थी कॉमन लॉ के साथ। तो 16वीं और 17वीं सदी के दौरान कॉमन लॉ और जो इक्विटी लॉ है इसके दौरान तनाव आने शुरू हो गए, टेंशंस खड़ी होना शुरू हो गई। जो लिटिगेंट्स थे वो कहते थे कि हमने कोर्ट ऑफ चांसरी के पास जाना है ताकि वो हम इक्विटेबल रिलीफ हासिल कर सकें। इसी वजह से जो जुरिस्डिक्शन थी कॉमन लॉ की और इक्विटी की, उनका आपस में मुकाबला होना शुरू हो गया, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आना शुरू हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी। 18वीं सदी के दौरान जो असूल थे इक्विटी के उनको सिस्टमैटिक बनाया गया। जो जजेस थे चांसरी कोर्ट के, उन्होंने मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी बनाने शुरू किया। अब मैक्सिमम ऑफ इक्विटी जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक इक्विटेबल डिसीजन से ड्राइव करते हैं। इन मैक्सिम्स के
अंदर डॉक्ट्रिन्स शामिल हैं, जैसे इक्विटी विल नॉट सफर अलोंग विदाउट अ रेमेडी, या फिर ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो इन मैक्सिम्स के ऊपर एक अलग फ्रेमवर्क बनाया गया इक्विटेबल डिसीजंस का। नेक्स्ट हेडिंग है फ्यूजन ऑफ लॉ एंड इक्विटी। 19वीं सदी के दौरान जो कॉमन लॉ था और इक्विटी थी, इनको आपस में जोड़ दिया गया था जुडिकेचर एक्ट 1873 एंड 1875। उसने मर्ज किया था कॉमन लॉ को और इक्विटी को इंग्लैंड के अंदर और वेल्स के अंदर, और इसको एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाया था। इसको जोड़ने का मकसद ये था कि जितने भी लिटिगेंट्स हैं उनको कॉमन लॉ और इक्विटी एक ही छत के नीचे मिले, उनको जो फैसला उनके लिए सूटेबल हो वो उन्हें एक ही कोर्ट से मिल जाए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लीगल सिस्टम्स के जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी हैं, इक्विटी के जो असूल हैं, उन्होंने बेशक इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर अपनी रूट्स कायम की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया के दूसरे लीगल सिस्टम्स के अंदर भी मर्ज होने लगा। दूसरे लीगल सिस्टम्स, दूसरे ममालिक, उन्होंने भी इक्विटी को इख्तियार करना शुरू कर दिया। हत्ता कि आज भी जो इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं वो मौजूद हैं एक लीगल शेप के अंदर और उनके अकॉर्डिंग फैसले किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इक्विटी इन पाकिस्तानी लीगल सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है उसमें इक्विटी किस तरह मौजूद है। सेक्शन 151 CPC 1908 का डील करता है। ग्रांट ऑफ इंजंक्शन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ग्रांट ऑफ डैमेजेस, सेक्शन 561A CRPC 1898, फिर ग्रांट ऑफ बेल, फिर आर्टिकल 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, आर्टिकल 199। ये सारों के अंदर तकरीबन इक्विटी जो है वो अपनी रूट्स रखती है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।